हेलो एंड वेलकम टू अननोन साइंस बच्चों। तो आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना वो दो पार्ट में वो आपको पता चल जाएगा। अभी जब पढ़ाऊंगा पर मैं आपको एक पार्ट ही पढ़ाऊंगा बच्चों, क्योंकि दूसरे पार्ट जो है ना उसमें यार मेरा पर्सनल बिलीव है नहीं, पर्सनल विश्वास नहीं है। मतलब वो क्या है बात अभी मैं बताऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाने वाला हूँ। चलो पहले पढ़ते हैं कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्या है। तो देखो अपन सबको जो भी थोड़ा मोटा काम करते रहते हैं अपन, जैसे कि तुम तो बिल्कुल कुछ काम नहीं करते, तुम्हें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं। अरे नहीं बच्चों, तुम काम नहीं भी करते ना तभी सांस तो ले रहे हो, खाना तो बचा रहे हो। खाना तो बचा रहे हो बच्चों, खाना बचाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सांस ले रहे हो ना तो उसके लिए भी अंदर जाके जो रिएक्शंस होती हैं उसमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्लास 10 में पढ़ोगे ना चैप्टर्स बहुत सारे, तो पता चलेगा बायोलॉजी में कि किसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक फॉर्म में एनर्जी कहाँ से, हर सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो सेल एनर्जी कहाँ से ले रहा है, जो भी तुम खाना खा रहे हो उससे। तो कुछ काम कर रहे हो और यहाँ तुम्हारी तरह कुछ भी काम नहीं कर रहे, आराम से सो रहे हो, तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो पड़ती है। अब देखो अपन खाना खाते हैं, फूड से क्या क्या चीज़ें मिलती है। मेनली मिलता है अपने को प्रोटीन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलते हैं, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। ये सारे किसकी चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, बॉडी के अपने डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। अब देखो ये जो खाना मतलब ये सारी चीज़ें जो अपन लेते हैं ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं अपने को, ये मेनली मिलती हैं अपने को प्लांट से एंड एनिमल से। प्लांट्स एंड एनिमल से इन सबसे ये चीज़ मिलती हैं। तो प्लांट से मिलती है और एनिमल से मिलती हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो प्लांट्स एंड एनिमल से अपन चाहेंगे कि इनसे मैक्सिमम चीज़ें मिल जाए अपने को, मैक्सिमम चीज़ें मिले। मतलब अपन इनकी क्वालिटी बढ़ाना चाहेंगे और क्वालिटी भी बढ़ाना चाहेंगे। क्यों क्वालिटी और क्वांटिटी क्यों बढ़ाना चाहेंगे, ये भी इस चैप्टर में नेक्स्ट देखने वाले। दूसरा होता है, दूसरा जो फूड अपने को मिलता है वो एनिमल से मिलता है बच्चों। किससे मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। एनिमल से क्या क्या चीज़ें मिलती है वो आप जानते हो, वो इस वाले पार्ट को मैं नहीं पढ़ाने वाला। मतलब जो फूड अपने को मिलता है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं अपन, तो इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपने फूड रिसोर्सेज हैं क्या। मेनली तो दो टाइप के फूड रिसोर्सेज हैं, एक तो है प्लांट और दूसरे एनिमल्स। तो अपने को एनिमल वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। मतलब पढ़ना ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, ये तुम पढ़ाओ, क्योंकि इसमें एनिमल्स के बहुत सारी चीज़ें लेने की बात करी गई है कि उनसे ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बट वो मुझे पर्सनली सही नहीं लगता है ना, एनिमल से क्यों कुछ चीज़ें लेनी है, उनकी भी जीवन है, मुझे जीने दो। तो ये सारी चीज़ें ये मुझे अच्छा पार्ट नहीं लग रहा है इसको, तो मैं प्लांट से पढ़ाऊंगा आपको। प्लांट से भी अपने को फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो उनके बारे में बात करेंगे। मतलब एक पार्ट में पढ़ाऊंगा, एक तुम अपने यहाँ पढ़ लेना यार। ओके। अब देखो जैसे कि आप जनरली सुनते रहते हो कि अब अपने को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किसने, एग्रीकल्चर में। क्यों इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि जानते हो, क्या जानते हो, एक चीज़ अच्छे से जानते हो आप कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अपने चाइना को बीट कर दिया पॉपुलेशन के मामले में। तो और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ वो डे बाई डे बढ़ भी रही है, डे बाई डे इंक्रीजिंग, डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ भी रही है, पॉपुलेशन बढ़ भी रही है और पॉपुलेशन है भी ज़्यादा। तो इससे क्या होगा कि अपने को ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होगी। अपनी पॉपुलेशन लगभग 1 बिलियन है अभी, है ना, और फूड की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मोर देन ए क्वार्टर ऑफ ए बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स एवरी ईयर रिक्वायर्ड होता है। तो अपने को क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए फूड का। और फूड अपने को मिलता है दो चीज़ों से, एक तो प्लांट से, एक एनिमल से। अपन प्लांट्स वाले की बात कर रहे हैं अभी। तो फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि फूड की एक दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कल्टीवेशन बढ़ा दें। कल्टीवेशन का मतलब जितने एरिया पे खेती करी जाती है उस एरिया को बढ़ा दें। अब एरिया कहाँ से मिलेगा अपने को, एरिया तो लिमिटेड है इंडिया में, एरिया तो लिमिटेड हो गया, मतलब मैक्सिमम एरिया पे तो कल्टीवेशन की जा रही है। दूसरा काम हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन करके, मतलब जितनी भी कल्टीवेशन लैंड होती है वो कहाँ से मिलती है, जितनी पहले से थी वो तो थी, नई लैंड कहाँ से आएगी, जो भी जंगल का एरिया है, जो कि फॉरेस्ट का एरिया है, उसको काट के और वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर दो। मतलब फूड उगाना स्टार्ट कर दो, प्लांट्स उगाना यानी कि खेती स्टार्ट कर दो। तो बच्चों को तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लांट जैसे ही काटे आपने तो ऑक्सीजन देते हैं ना, प्लांट मतलब जो ट्रीज होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मतलब ट्रीज को काटना भी नहीं चाहिए, वो भी एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं। तो अब क्या करें, अपने पास लैंड तो होगी, लिमिटेड होगी, कल्टीवेशन की जो लैंड है वो तो लिमिटेड होगी। अब देखो अब क्या करें, इसी एरिया में जो अपने को कल्टीवेशन के लिए मिली हुई है, मतलब क्रॉप की ग्रोथ के लिए मिली हुई है, उसी में प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके, पर कुछ तरीके ऐसे होते हैं जैसे फर्टिलाइजर का यूज़ करने से क्या है, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बट अनबैलेंस भी हो जाएगा वहाँ से। क्यों अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि वो जो सॉइल है ना, सॉइल को खराब करता है फर्टिलाइजर बच्चों, और वाटर रिसोर्सेज के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए अपने को बैलेंस रखना पड़ेगा। मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, पर इतना नहीं बढ़ा देना है कि वो एनवायरमेंट को हार्म कर दे। यदि आपने एक बार प्रोडक्शन बढ़ा लिया, ठीक है, बढ़ा लिया एरिया का, बहुत सारा फर्टिलाइजर करके प्रोडक्शन बढ़ा, अब धीरे धीरे क्या होगा कि इस जो भी एरिया था उसकी फर्टिलिटी अगले क्रॉप के लिए कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो क्या हो जाएगा, फिर एक बार तो आपने प्रोडक्शन बढ़ा लिया, अब आगे नहीं मिलेगा फूड, तो ये भी दिक्कत आएगी। मतलब बैलेंस बनाते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड के इंप्रूवमेंट के लिए सबसे पहले तो ये देखो किस टाइप के फूड से क्या क्या मिलता है। जैसे कि आपको यदि कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। एनर्जी की रिक्वायरमेंट किससे पूरी होती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो वो आपको मिलता है मेनली, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट कहाँ से, तो सीरियल से मिलता है। ये क्या होते हैं, ये इनके अंदर आते हैं वीट, गेहूँ, वीट, राइस, चावल आते हैं इसके अंदर। और क्या आता है, मेज़, मिलेट, सोरगम, ये सारी चीज़ें आती हैं, इनसे मिलते हैं। ये सीरियल के अंदर आती है और इनसे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट इनसे मिलता है। ठीक है ना, ठीक है। और प्रोटीन, अब चाहिए अपने को प्रोटीन मेनली कहाँ से मिलता है अपने को, दाल से। कौन सी दाल है, ग्राम कितना ग्राम, ग्राम का मतलब चना, ग्राम मतलब चना बच्चों। और होता है एंचिल, इसको बोलते हैं मसूर की दाल। फिर है ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग के लिए बोला जाता है ना, इसको रात को पानी में भगो के रख दो, सुबह खाओ, इससे बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। इसको रात को भिगो दो और शाम को नहीं, रात को भिगो दो, शाम को नहीं, सुबह खाओ, तो इससे बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। और ब्लैक ग्राम, उड़द की दाल,
तो मेन जो प्रोटीन के सोर्स होते हैं प्लांट्स बेस्ड वो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब दालें मेन प्रोटीन की सोर्स होती है। थर्ड आती हैं, अपने को प्रोटीन भी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया। अब ऑयल, यदि ऑयल की जरूरत पड़ती है ना, ऑयल मतलब फैट, ऑयल मतलब फैट, ऑयल, ये जो फैट की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से पूरी होती है, ऑयल सीड से। फैट की रिक्वायरमेंट किससे पूरी होती है, ऑयल सीड से। और ऑयल सीड्स क्या क्या है, ऑयल सीड्स बच्चों क्या क्या है, एक है अपना सोयाबीन, कौन सी बीन, सो के बीन, सोयाबीन, सोयाबीन है अपने पास। ग्राउंडनट है, मूंगफली, ग्राउंडनट क्या, मूंगफली हो गई। और क्या हो गया अपने पास, सीजम, इनसे भी ऑयल निकल आता है सीजम से। और क्या हो गया बच्चों अपने पास, लिनसीड हो गया, सनफ्लावर हो गया। ये सारी चीज़ें जिनसे ऑयल मिलता है उनसे अपने को फैट मिलता है। फिर ये फैट भी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया। अब चलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। और विटामिन मिनरल ये मेनली अपने को मिलते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड स्पाइसेस, वेजिटेबल फ्रूट्स एंड यानी कि मसाले, स्पाइसेस मतलब मसाले। इनसे क्या क्या मिलता है, विटामिन एंड प्रोटीन, सॉरी विटामिन एंड मिनरल्स। और इसके साथ साथ स्मॉल अमाउंट में ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह भी इनसे मिलती है, बट स्मॉल अमाउंट में। मेनली क्या चीज़ मिलता है, मेनली क्या चीज़ मिलती है इनसे, फ्रूट से एंड वेजिटेबल से विटामिन एंड मिनरल्स। और फोडर क्रॉप्स होती हैं कुछ, फोडर क्रॉप्स मतलब चारे के लिए, फॉडर क्रॉप्स यानी कि चारे के लिए। आपको देखो अभी जिनकी बहुत बुरा लगने वाला है, ओट्स, ओट्स आप खाते हो ना, बड़ी होती क्या, चारे के लिए होती है ना 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 ना। ओट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं देख के बताना, देखना है। और इसका यूज़ होता है जो मतलब चारे के लिए यूज होता है, मतलब भैंस गायों को ये खिलाई जाती है। और आजकल इसको बहुत अच्छे से खाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स, क्या होते हैं, फाइबर्स। और फाइबर्स किसके लिए अच्छे होते हैं, गट हेल्थ के लिए, यानी कि अपने डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है फाइबर से, इसीलिए फ्रूट्स को खाए जाते हैं मेनली। फ्रूट्स में मेनली कई फ्रूट्स में से फाइबर होता है, इससे गट हेल्थ अच्छी रहती है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपना अच्छा रहता है। और वीट से, ये भी फॉडर क्रॉप है। और हो गया सूडान ग्रास, ये किस लिए उगाई जाती है, ये गाय भैंसों को चारा खिलाने के लिए उगाई जाती हैं। अब देखो बच्चों, डिफरेंट टाइप की क्रॉप है, डिफरेंट टाइप की क्रॉप है। तो डिफरेंट टाइप की क्रॉप को उगने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि एक तो होना चाहिए डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि सीजन। एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप होती है, एक पर्टिकुलर सीजन में अच्छे से होती है, दूसरे सीजन में नहीं होती। और किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और हर क्रॉप का एक फोटो पीरियड भी होता है। फोटो पीरियड होता है मतलब एक कोई भी क्रॉप है उसको यदि पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक यदि फोटो पीरियड मिलेगा तो ही वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक कोई प्लांट है, इसको 3 महीने यदि सनलाइट मिलेगी तो ये अच्छे से ग्रो कर पाएगी। मतलब इसका फोटो पीरियड कितना है, 3 महीने तक इसको सनलाइट मिलनी चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। कंप्लीट करने के लिए इतने टाइम तक इसको ग्रोथ करने के लिए इतनी सनलाइट जरूरत है 3 महीने तक। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, देखो आपने देखा होगा कई सारी जो क्रॉप्स होती हैं वो ठंडे एरिया में होती है, कई सारी होती है वो एकदम गर्मी एरिया में होती है। तो टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर क्रॉप होती है। ओके, डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि किसी जगह बरसात कब होती है उसके अकॉर्डिंग फसल भी अलग अलग होती है। जैसे कि अब कोस्टल एरियाज के पास पहले मानसून कहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से स्टार्ट होगा। तो पहले जहाँ पे मानसून आता है, मतलब एक पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन होती है ना, उसमें मानसून आता है वहाँ पे, तो उसमें एक डिफरेंट टाइप की फसल उगेंगी। और जो दूसरा एरिया यहाँ पे दूसरे सीजन मानसून आता है तो वहाँ पे दूसरी टाइप की फसल उगेंगी, मतलब क्लाइमेट कंडीशन पे। और सिर्फ मानसून नहीं है यहाँ पे, मानसून के साथ साथ ह्यूमिडिटी कितनी है एनवायरमेंट में, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करेंगी कि मतलब कौन सी क्रॉप वहाँ पे उग पाएगी। अब देखो इसके अकॉर्डिंग, डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फसल होती है वो मेनली 2 टाइप की, रेनी यानी कि जो बारिश के मौसम है, ये बारिश का मौसम, ये मौसम की बारिश। तो यहाँ पर जो बारिश के मौसम में जो फसल उगती है वो होती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, खरीफ की फसल पैडी, सोयाबीन, कॉटन, मेज, ग्राम। और ये कब से कब तक उगेंगी, जून से लेके अक्टूबर तक, जून से लेके अक्टूबर तक। फिर दूसरी होती है रवि की फसल, कौन सी, रवि, ये उगती हैं बच्चों, ये उगती हैं अपनी विंटर सीजन में। कौन से सीजन में, विंटर सीजन में। इनमें क्या क्या आता है बच्चों, इनमें क्या क्या आता है प्यारे प्यारे बच्चों, वीट ग्राम्स यानी कि चने, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड और रवि क्रॉप्स, ये रवि क्रॉप्स हैं। एक रेनी सीजन में उग गई जिनको बोलते हैं खरीफ की फसल, और एक बोलते हैं रवि की फसल जो विंटर सीजन में उगती है। अब देखो पिछले 1952 से लेके 2010 तक जो क्रॉप प्रोडक्शन है ना 4 टाइम्स बढ़ चुका है अपना इंडिया का, जबकि कल्टीवेशन लैंड में सिर्फ 25% का इजाफा हुआ है। मतलब लैंड का एरिया तो सिर्फ 25% बढ़ा है, बट अपना फूड का प्रोडक्शन 4 टाइम हो गया है। मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या किया होगा, मतलब एरिया तो कम बढ़ा बट फूड प्रोडक्शन ज़्यादा, मतलब उस कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाने की कोशिश करी है। और वो कैसे कैसे कर सकते हैं वो अपन देखेंगे, वही तो देखने वाले इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ। ओके, तो जो फार्मिंग प्रैक्टिस होती है ना, जो इन्वॉल्व है फार्मिंग में, उनको अपन 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या हो सकती है, चॉइस ऑफ सीड, यही होगा चॉइस ऑफ सीड। मतलब जितना अच्छा सीड होगा, जितना अच्छा बोगे उतना अच्छा काटोगे, ये बोला भी जाता है ना। तो एक सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेज तो ये। दूसरा, सीड की क्वालिटी आपकी अच्छी है पर उसको पानी नहीं मिल रहा, उसको नर्चर होने के लिए कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही, नर्चर होने के लिए जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट वो नहीं मिल पा रही। यानी कि सेकंड स्टेज होनी चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, यानी कि उनका प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव किया जाए। पहला तो चॉइस ऑफ सीड, दूसरा प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, थर्ड होना चाहिए प्रोटेक्शन, यानी कि ग्रो भी हो गई वो, और आपने अच्छा वाला बीज यूज़ किया था, अच्छे से उसको पानी वानी मिनरल जितनी भी जरूरत थी वो पूरी कर दी, बट आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, उसको कीड़े खा गए, उसमें डिजीज़ आ गई, और लास्ट में हो सकता है आप स्टोरेज करने के लिए यहाँ पे रखते हो, स्टोरेज करने गए और वहाँ पर टेम्परेचर कंडीशन ऐसी थी, ह्यूमिडिटी ऐसी थी कि फसल वहाँ पे जाके खराब हो गई। तो ये 3 स्टेज पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको प्रोटेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट होता है क्रॉप वेराइटी,
क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, मतलब 3 तरह के इंप्रूवमेंट आपको करने पड़ेंगे यदि फसल का प्रोडक्शन बढ़ाना है। दूसरे टाइप का इंप्रूवमेंट होता है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, थर्ड स्टेज होती है बच्चों क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि आपको ये 3 चीज़ें करनी है। एक तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करना है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है, क्रॉप प्रोटेक्शन करना है। क्रॉप वैरायटी में मैंने बता दिया कि सीड की क्वालिटी बढ़ानी है, वो अपन देखेंगे कैसे बढ़ाते हैं, अभी देखते हैं बच्चों, टेंशन क्यों लेते हो। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब उनको प्रॉपर अमाउंट में जो चीज़ें चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही, ताकि अच्छे से ग्रो पाए। तीसरा, फसल आपको आराम से मिल गई बट उनका प्रोटेक्शन करना भी जरूरी है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। किसके लिए है? इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। अब क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट से क्या क्या होगा बच्चों? क्रॉप वैरायटी का मतलब क्या क्या हो, क्या क्या चीज़ इंप्रूवमेंट करनी है आपको। एक तो जो क्रॉप होनी चाहिए डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए, उनको बीमारी आसानी से नहीं लगनी चाहिए। यदि आसानी से बीमारी नहीं लगेगी तो उसकी क्या होगा, अच्छे से उसमें जो भी चीज़ अपने को चाहिए वो मिल जाएगी। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फर्टिलाइजर के लिए रेस्पॉन्स कहता है, यानी कि फर्टिलाइजर मिलाने पे कुछ उसमें फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ें। टॉलरेट टू अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि कभी सूखा आ गया, बाढ़ आ गई तो उसके लिए रेजिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब वो टॉलरेट कर जाए। हाई ईल्ड जिसकी हाई होनी चाहिए। अब मैं इनको एक एक करके समझाता हूँ बच्चों, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मेन चीज़ क्या है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि अपने को ईल्ड मैक्सिमम मिल सके, मैक्सिमम ईल्ड मिल सके। मैक्सिमम ईल्ड मतलब मैक्सिमम अपने को जो चीज़, जैसे कि आपने लगाया वीट उगाना चाह रहे हो तो मैक्सिमम वीट मिल सके, अपन ये कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, इसके लिए करते हैं बच्चों ब्रीडिंग। क्या करते हैं? ब्रीडिंग क्यों करने की जरूरत पड़ती है, ये भी देख लो आप। ब्रीडिंग करने के लिए देखो, ब्रीडिंग करते हैं मतलब एक ब्रीडिंग का मतलब हुआ एक गेहूँ जो फसल हुई है उसमें मतलब गेहूँ के बीज बनाना, बीज, ताकि उनको खेत में डालेंगे ताकि वो फसल हो सके। तो ब्रीडिंग के टाइम करते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन। क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, HYVRIDISATION। ये क्या चीज़ होती है? देखो ये चीज़ ये होती है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स का आपस में क्रॉस कराते हैं वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए। मतलब क्या करते हैं? देखो एक तो गेहूँ है, उसमें क्या है, कीड़े वीड़े आसानी से नहीं लगते, वो डिजीज रेजिस्टेंस है। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट है, बट इसका जो प्रोडक्शन है, यानी कि इससे जो गेहूँ मिलता है लास्ट में ईल्ड है वो कम है। ओके, कम है, अच्छी बात। एक दूसरी टाइप का गेहूँ है बच्चों, उसमें क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट तो नहीं है वो उतना, डिजीज तो उसको लग जाती है, बट उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ईल्ड बहुत ज़्यादा, यानी कि उसे गेहूँ ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस करा देंगे, इन दोनों का आपस में क्रॉस करा देंगे, जिससे क्या होगा, एक नया टाइप का बीज बनेगा। नए टाइप का जो बीज बनेगा उसमें क्या क्या क्वालिटी होगी, इससे तो क्वालिटी आएगी कि वो डिजीज रेजिस्टेंस होगा, इधर वाले से क्वालिटी आएगी क्या, कि वो प्रोडक्शन हाई होगा, मतलब दोनों की क्वालिटी मिलेगी ना। तो हाइब्रिडाइजेशन का यही फायदा होता है। इसमें क्या करते हैं, क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट है ना उनके बीच में क्रॉस करा दें, ताकि अपने को दोनों के एडवांटेज मिल जाए, और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो 3 तरह का हो सकता है। इंटर वेराइटियल, मतलब 2 डिफरेंट टाइप की वैरायटी को आपस में क्रॉस कराएं। इंटर स्पेसिफिक, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को क्रॉस कराएं। थर्ड होता है इंटर जेनरिक, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप की जीन्स जिनके पास है उनको आपस में क्रॉस कराएं। इससे क्या मिल जाएगा अपने को डिफरेंट। एक दूसरा तरीका भी होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, जिसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये क्या होता है सर? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ये होता है कि अपने को पता चल गया बच्चों कि एक चीज़ होती है जीएनए। क्या होता है? जीएनए। और जीएनए के अंदर होती है बच्चों जीन्स, डीएनए के अंदर जीन, और जीन्स डिसाइड करती है कैरेक्टर। जैसे कि इंसानों में देख रहे हैं, बच्चे में देख रहे हैं, तो हमने को देखना पड़ेगा इसकी हाइट कितनी होगी, किसी बच्चे की हाइट कितनी होगी, आँखों का कलर कैसा होगा, ठीक है, कान किस टाइप के होंगे इसके, ईयर लोब्स, ये अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों 10th क्लास में, ये सारी चीज़ें जीन्स की पूरी कहानी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं बच्चों? उसकी जीन्स पर। ऐसे ही जीन्स जो क्रॉप्स में होती हैं उनमें भी कई जीन्स होती हैं जो डिपेंड करेंगी उनकी ईल्ड कितनी मिलने वाली है, मतलब कितनी ईल्ड मिलेगी। डिजीज रेजिस्टेंस उसके लिए कर सकते हैं अपन ईल्ड में, मतलब उनकी जीन्स में थोड़ा बहुत क्या करते हैं, हेर फेर करते हैं, जीन्स में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। यदि जीन में चेंज कर दोगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि उनको जीन को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई क्यों किया? ताकि अपने को डिजायर रिजल्ट मिल सके। यदि अपन ज़्यादा ईल्ड चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर, जैसे ईल्ड तो अच्छी है किसी प्लांट की, कोई प्लांट ले लो इसकी ईल्ड अच्छी है बट वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है, तो उसमें जो डिजीज रेजिस्टेंट वाली ईल्ड ऐड कर देंगे, जो कम डिजीज रेजिस्टेंट है ना उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंट की जीन से, जिससे कि उसकी ईल्ड अच्छी मिल जाएगी। ओके, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। पहला तरीका तो क्या था? हाइब्रिडाइजेशन, मतलब डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स ली उनको क्रॉस करा दिया तो ये मिले। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब देखो दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज आप तो खुद सोच सकते हो। देखो जेनेटिक जो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ कि एक से एडवांटेज आ रहा है, दूसरे से दूसरा, बट इन दोनों के ड्रॉबैक्स भी तो हैं। जैसे कि वो ज़्यादा ईल्ड वाला था, वो डिजीज रेजिस्टेंट भी तो नहीं था, तो उसकी भी क्वालिटी को आ जाएंगे ना, नया जो सीड बनेगा उसमें इसकी भी क्वालिटी होगी, मतलब, और इसकी भी क्वालिटी, मतलब इसमें क्या था, इधर वाला डिजीज रेजिस्टेंट था बट उसकी ईल्ड कम थी, तो ईल्ड कम वाली, मतलब इसमें दोनों की क्वालिटी थोड़ी थोड़ी आएंगी। इसीलिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा ईल्ड वाला जो प्लांट है ना उसमें सिर्फ डिजीज वाली जीन्स को मॉडिफाई कर दो, तो देखो इसकी क्वालिटी तो रहेगी, इसमें ईल्ड तो इसकी ज़्यादा है ही ऑलरेडी, और जो डिजीज रेजिस्टेंट वाली जीन थी उसको मॉडिफाई कर दी, तो अपने को दोनों एडवांटेज मिल जाएंगे ना, पूरे एडवांटेज मिल जाएंगे। तो ये सारे फायदे होते हैं, समझ में आ गया? अब देखो, तो न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप को एक्सेप्ट करने के लिए क्या जरूरी है कि वेराइटी प्रोड्यूस हाई यील्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन डेट आर फाउंड इन डिफरेंट एरिया। मतलब जो भी अपने मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड बना रहे हैं, उनमें क्या उनकी खासियत होनी चाहिए कि जितने भी डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट कंडीशन है, डिफरेंट टाइप की कंडीशन है एनवायरमेंट की, उसमें वो अच्छी से यील्ड दे पाए।
और फार्मर को गुड क्वालिटी सीड मिल पाए, और जो सीड होनी चाहिए वो सेम वैरायटी के होनी चाहिए, जर्मिनेटेड अंडर सेम कंडीशन हुए होनी चाहिए। तो जो भी जैसे आपने क्रॉस करा के यदि सीड बनाए हैं या हाइब्रिडेशन के सीड बनाए, जो भी सीड बनाए उनकी सेम कंडीशन में उन सीड को बनाना चाहिए और सेम कंडीशन में जर्मिनेट करके उनको किसान को दे देना चाहिए। जाओ लगा दो, जी लो अपनी जिंदगी किसान, जी लो अपनी जिंदगी और पेड़ लगा के क्रॉप प्रोडक्शन करो। ये देखो क्रॉप प्रोडक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वेदर पे, वहाँ का मौसम कैसा है, सॉइल की क्वालिटी पे, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, वाटर कितना अवेलेबल है वहाँ पे, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि बच्चों वेदर कंडीशन में ड्रॉट हो सकता है, फ्लड आ सकती है, ड्रॉट नहीं सूखा पड़ सकता है, फ्लड आ सकती है। तो अपने को प्लांट ऐसे बनाने चाहिए जो कि इन सब में रेजिस्टेंट हो। ओके, रेजिस्टेंट हो मतलब डाइवर्स जो क्लाइमेट कंडीशन है ना उनके लिए यूजफुल हो। यदि सूखा ही पड़ जाए, बाढ़ भी आ जाए तो इसको भी रेजिस्टेंट कर पाएँ और अच्छे से प्लांट की ग्रोथ हो पाए। ओके, यदि कहीं पे सैलिनिटी ज़्यादा है, मतलब पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पे भी अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो देखो वैरायटी इंप्रूवमेंट किया जाता है, उनमें क्या क्या चीज़ इंप्रूव करी जाती है। तो हाई रील्ड के लिए मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को फायदा मिल सके, जाके मतलब गेहूँ की क्रॉप है तो ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ मिल सके। क्वालिटी इंप्रूवमेंट का क्या मतलब है, यानी कि जो भी प्लांट अपने को वहाँ पे उगाना है उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दो। क्वालिटी इंप्रूवमेंट से क्या मतलब है, जैसे वीट की खेती कर रहे हो आप, वीट यानी गेहूँ की, तो गेहूँ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उसकी बेकिंग क्वालिटी यानी कि उससे रोटी अच्छी बननी चाहिए, तो ये क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। और दाल है, यदि दाल उगा रहे हैं तो दाल से अपने को क्या मिलता है, प्रोटीन, तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई। ऑयल सीड से क्या मिल रहा है अपने को, ऑयल, तो ऑयल सीड की क्वालिटी इंप्रूव कब बनी जाएगी, जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल मिले। फ्रूट्स और वेजिटेबल की क्या खासियत होनी चाहिए, वो जल्दी से खराब नहीं होनी चाहिए, लंबे टाइम तक चलनी चाहिए, तो इनकी प्रिजर्विंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड क्या चीज़ होती है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में, बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंट, यानी कि जो बायोटिक फैक्टर है और अबायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग फैक्टर, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब क्या हुआ, इंसेक्ट हुए, पेस्ट हुए, ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट वगैरह आएंगे, पेस्ट वगैरह आएंगे, क्या फसल को खराब कर देते हैं, उनको खा जाते हैं, एकदम खा जाते हैं, चबा जाते हैं कच्चा। ठीक है, कच्चा चबा जाएंगे मतलब, तो जो क्रॉप अपन उगा रहे हैं वो इनसे रेजिस्टेंट होनी चाहिए। अब बायोटिक क्या क्या होंगे, ड्रॉट हो गया, सैलिनिटी हो गई, वाटर लगेंगे हो गई, हीट एंड कोल्ड हो गए, इन सब के भी रेजिस्टेंट होने चाहिए वो, ताकि इन सब के रेजिस्टेंट होंगे तो आसानी से ग्रोथ कर पाएंगे। और क्या होना चाहिए, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। मेच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब मेच्योरिटी ड्यूरेशन कम होनी चाहिए। जैसे अपने पहले जो था क्वालिटी इंप्रूवमेंट से पहले जो गेहूँ था वो 5 महीने होता था, जैसे अब अपने क्वालिटी ऐसे इंप्रूव कर दी कि 4 महीने में पक्के तैयार हो जाता है, 4 महीने में मैच्योरिटी आ जाती है और 4 महीने बाद इसको काट सकते हो, तो इसका ड्यूरेशन कम हो गया ना, तो ये साल में ज़्यादा टाइम उगाया जा सकता है, मतलब ईल्ड ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, तो इसीलिए मैच्योरिटी पीरियड कम से कम कर देना चाहिए। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, यानी कि फसल वाइडर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब यदि एनवायरमेंट की कंडीशन चेंज भी हो जाए ना तो भी वो फसल आसानी से उग सके, ये अडेप्टेबिलिटी। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जैसे कि बच्चों अपने को फॉडर क्रॉप है, फॉडर मतलब चारा, और चारा जो होता है ना वो पूरा का पूरा प्लांट चारे के लिए यूज़ किया जाता है, पूरा का पूरा प्लांट, तो उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा होना चाहिए, क्योंकि पूरा प्लांट यूज़ किया जा रहा है, उसकी ब्रांच ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांच भी मतलब फॉडर के रूप में यूज़ की जा रही है, तो ये तो लंबा भी होना चाहिए और इसकी ब्रांचेज भी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉडर मिल सके। अब दूसरी तरफ देखते हैं जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स नहीं, ये सीरियल्स मतलब अपने वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, ये क्या होते हैं, ऐसे करके प्लांट होता है, बट ये छोटे छोटे जो इधर जाके जो प्लांट पे ऐसे इस जगह पे गेहूँ की दाने लगे होंगे, जैसे गेहूँ की वाली बोलते हैं, गेहूँ इस जगह पे लगा, तो इस प्लांट की क्या खासियत होनी चाहिए, ये तो एक तो छोटा होना चाहिए, मतलब डार्क होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, डार्क होने से क्या हो जाएगा कि बच्चों अपने को सिर्फ ये जो प्लांट का डंठल है ना वो किसी काम का नहीं है, अपना काम का नहीं है ना बच्चों, तो इसलिए अपन चाहते हैं कि ये डंठल तो कम से कम हो, जो अपने को फूड मेन जहाँ से मिल रहा है ना वही सिर्फ पार्ट ज़्यादा। यदि डंठल बड़ा होगा तो डंठल के लिए भी तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ये भी तो कुछ न्यूट्रिएंट्स लेके भाग जाएगा ना, इसको भी तो बड़ा होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो अपने तो इस वाले पार्ट को जहाँ से अपने को मेन सीरियल्स मिल रहा है ना वहीं पर सिर्फ अपन चाहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स पहुंचे, तो इसका मतलब ये प्लांट छोटा होना चाहिए, ताकि ये फालतू का जो डंठल वंठल है ना ये कम से कम हो, इसको कम से कम भोजन देने की जरूरत पड़े। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, हाई रील्ड होनी चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव हो जानी चाहिए, बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंट होना चाहिए, मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम हो जानी चाहिए, एडेप्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। समझ में आ गया बच्चों। अब देखते हैं क्रॉप वैरायटी, एक बार और समझा दूंगे बच्चों, क्रॉप वैरायटी एक बार और समझा देता हूँ बच्चों। देखो अपन क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्यों करना चाह रहे हैं, बताओ, वो तो अभी देखते हैं अपन, पर क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, उनके दो तरीके मैंने आपको बताया, एक हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप की क्रॉप, एक की खासियत एक टाइप की होगी, दूसरे की दूसरी टाइप की, दोनों को हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करा दिया और नए टाइप का सीड मिल गया, उस सीड को जब उगाएंगे तो उसमें दोनों प्लांट के एडवांटेज होंगे, बट उनमें दोनों प्लांट के डिसएडवांटेज भी थोड़े थोड़े होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है, दोनों के एडवांटेज ले लिए, एक डिजीज रेजिस्टेंस था, एक में ईल्ड ज़्यादा थी, दोनों क्रॉस कराया तो एक नया प्लांट बन गया जो डिजीज रेजिस्टेंस भी है और इसकी ईल्ड भी ज़्यादा है, अच्छी बात है। बट दूसरा अपन क्या तरीका अपना सकते हैं कि जीन मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलेंगे। उसमें क्या करते हैं अपन, एक प्लांट है जिसकी ईल्ड ज़्यादा है, उसमें सिर्फ उस जीन को चेंज कर दो जिसकी वजह से उसकी डिजीज रेजिस्टेंट की जो कैपेसिटी वो कम हो रही है, उसकी जगह ऐसा जीन डाल दो जो डिजीज रेजिस्टेंट हो। इसमें क्या किया अपन ने, हाई ईल्ड तो थी उसकी, अपन ने सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज कर दिया, तो अब क्या होगा, वो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा और उसकी जो ईल्डिंग कैपेसिटी वो भी ज़्यादा होगी। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड दो तरीके हो सकते हैं। अब देखो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्यों करना चाहिए अपने को, ताकि हाई ईल्ड मिल सके, क्वालिटी इंप्रूव हो सके, बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंट हो, मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम हो, जल्दी से अपने को फल प्राप्त हो जाए, मेहनत का फल मीठा होता है तो जल्दी मिल जाए अपने को, वाइड अडेप्टिविटी हो, यानी कि एनवायरमेंट कंडीशन चेंज भी हो जाए तो भी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाए, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक हो, जो चीज़ें चाहिए यानी कि ड्राफ्टने चाहिए, टोलने चाहिए, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होने चाहिए। अब होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फर्स्ट चीज़ें पढ़ ली अपने, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन की बात करनी है। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, बीज सीड तैयार कर रहे थे ना बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन या जेनेटिकली मॉडिफाइड से क्या कर रहे थे, सीड तो तैयार कर रहे थे, अभी तक सीड तैयार कर रहे थे, बट अभी दूसरे क्या हो रहा है,
प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट से आप इन शॉर्ट क्या समझ सकते हो। पहले तो ये देखो, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए एक ही चीज़ चाहिए, पैसा पैसा पैसा। जिस फार्मर के पास जितना टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा बच्चों, जितनी टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा, जितना उसको इनपुट को दे सकता है, इनपुट कैसे देगा, पैसे की मदद से। जितना उसमें पैसा होगा उस हिसाब से वो इरीगेशन कर पाएगा, मतलब पानी दे पाएगा उसमें, और उसको फूड को मतलब जो क्रॉप है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाएगा। तो जितना ज़्यादा इनपुट देगा उतना ज़्यादा उसको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। जितना घी डालो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ऐसा सुना है ना आपने। तो ये 3 टाइप के यहाँ पे फार्मर्स आते हैं। एक होते हैं लो कॉस्ट, एक होते हैं लो कॉस्ट के बाद होते हैं हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट पहले हाई कॉस्ट, फिर लो कॉस्ट, फिर नो कॉस्ट। अब देखो हाई कॉस्ट वाले को तो ऑब्वियसली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छी इंप्रूवमेंट मिलेंगे और अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। लो कॉस्ट वाले को थोड़ी कम। नो कॉस्ट वाला तो राम भरोसे है, इसने बस फसल लगा दी और इसके बाद इसको कुछ पता नहीं, बस मिल जाए तो मिल जाए, कुछ नहीं मिले तो मत मिले। तो इस टाइप के 3 मेनली फार्मर्स होते हैं। अब देखो ये चीज़ तो हो गई फार्मर किस टाइप के होते हैं। अब हम बात करें प्रोडक्शन मैनेजमेंट में को मेन किसकी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ है न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, मतलब जितना फसल को ग्रोथ के जैसे अपने को बच्चों खाना खाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए ना बच्चों। ऐसे ही क्रॉप्स को भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो मेन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एयर से मिलती हैं, वाटर से मिलती हैं एंड सॉइल से मिलती हैं। तो टोटल होते हैं 16 टाइप के न्यूट्रिएंट्स, जिनमें से 2 तो मिलते हैं एयर से। कौन कौन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एयर से मिलेंगे। वाटर से क्या मिलता है, हाइड्रोजन, ये हो गए 3। और बाकी 13 मिलते हैं सॉइल से, 13 मिलते हैं सॉइल से। देखो 2 तो एयर से मिल गए, 1 मिल गया वाटर से हाइड्रोजन, और 13 मिलते हैं सॉइल से। अब जो सॉइल से मिलते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो नाम से समझ में आ रहा है कि माइक्रो मतलब कम और मैक्रो मतलब ज़्यादा। तो जिनकी हायर अमाउंट में जरूरत होती है प्लांट को उनको बोलते हैं मैक्रो, और जिनको लेस अमाउंट में जिसकी कम जरूरत पड़ती है उनको बोलते हैं माइक्रो। जिसकी कम अमाउंट में जरूरत होती है प्लांट को उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और जिसकी ज़्यादा अमाउंट में जरूरत होती है उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो मैक्रो समझ में आया। तो मैक्रो में क्या क्या होते हैं, मैक्रो में होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज एंड सल्फर। ये तो होते हैं मैक्रो, मतलब इनकी ज़्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है प्लांट को भैया। दूसरे हो गए माइक्रो, माइक्रो में आते हैं जिनकी कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है, आयरन। अच्छा ये मैग्नीशियम है बच्चों, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीज इधर होता है। आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड कॉपर, ये सब लेस अमाउंट में जरूरत पड़ती है इनको। तो प्लांट को न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, क्यों, अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, अच्छी रिप्रोडक्शन के लिए और डिजीज रेजिस्टेंट बनने के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एयर से, कार्बन और ऑक्सीजन। 1 मिलता है हाइड्रोजन वाटर से, और 13 मिलते हैं सॉइल से। जो सॉइल से मिलते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो मतलब जिनकी ज़्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और दूसरे होते हैं माइक्रो जिनकी कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड कॉपर। ये सारी चीज़ हो गई। अब देखो, अब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत तो पड़ती है, पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो क्या होता है। तो बच्चों न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाती है, रिप्रोडक्शन रेट कम हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी प्लांट की, और डिजीज़ की रेजिस्टेंट है ना, डिजीज रेजिस्टेंट की कैपेसिटी कम हो जाएगी, डिजीज रेजिस्टेंट कम हो जाएगी। तो इसीलिए अपने को ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को पहुंचाने चाहिए। अब इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट तक पहुंचाने के 2 तरीके हैं, एक होता है मैन्योर, एक होते हैं फर्टिलाइजेशन। ये मैन्योर क्या है, ये मैन्योर क्या है, ये मैन्योर। तो मैन्योर क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, इसमें लार्ज अमाउंट में होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो कि क्या करते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं ये भी अपने पढ़ लिए। और न्यूट्रिएंट्स कौन से वाले प्रोवाइड करेंगे, जो सॉइल से प्राप्त होते हैं। तो ये तो प्लांट या एयर और वाटर से ले लेगा इनको, तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को। जो सॉइल में होते हैं, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए मैन्योर मिलाया जाता है। मैन्योर क्या होता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने का एक मैटर होता है। इसमें कैसे बनाते हैं इसको, मतलब इससे होता क्या है, इसमें देखो मैन्योर से होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, किसकी, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज में हेल्प करते हैं, वाटर लॉगिंग में हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या करते हैं कि एक तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड कराएगा मैन्योर, और उसके साथ साथ क्रॉप के लिए वाटर लॉगिंग में हेल्प करते हैं, ड्रेनेज में हेल्प करते हैं, और क्या करेंगे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो देखो इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है मैन्योर को करते हैं 2 टाइप में डिवाइड, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, समझ हैं। अच्छा मैन्योर में 2 टाइप में डिवाइड करते हैं पहले। तो मैन्योर में क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। कैसे बनाते हैं मैन्योर का जो फर्स्ट टाइप है उसकी बात हो रही है, जिसको बोलते हैं कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। इसमें क्या करोगे, ये गड्ढा खोदोगे, गड्ढा खोद दिया, ये गड्ढा है, इसमें आपने क्या क्या डाल दिया, एनिमल एक्सक्रीटा यानी कि काऊ डंग, गाय का गोबर, काऊ डंग, एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट जो सड़े गले प्लांट थे वो डाल दिए, और साथ साथ में वेजिटेबल जो घर से सब्जी का वेस्ट निकला वो डाल दिया, और साथ साथ में जो स्ट्रॉ थी मतलब जो तिनके थे वो डाल दिए, ओके। सीवेज वेस्ट डाल दिया, सीवेज वेस्ट डाल दिया आपने, और साथ साथ में वेजिटेबल वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाल दी। अब इसको इसमें ये सारी चीज़ें डाल दी। अब इससे क्या होगा बच्चों, इनको इसमें इस गड्ढे में बंद कर दिया, गड्ढे में बंद कर दिया। अब ये क्या डिकम्पोज हो जाएंगी, सारी चीज़ें सड़ जाएंगी एक तरीके से। इसमें इसको बोलते हैं जो गड्ढा होता है पिट हो गया, पिट बोलते हैं ना गड्ढे को, पिट। तो इस पिट में ये सारी चीज़ डाल दी, तो ये
क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएंगी। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है कंपोस्टिंग। कौन सी पोस्टिंग, कंपोस्टिंग। तो ये कंपोस्टिंग के बाद जो सड़ने के बाद जो चीज़ें बनेगी ना, उसी को बोलते हैं मैन्योर, उसी को मैन्योर बोल जाते हैं। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि इसी जो ये सड़ी गली चीज़ें डालें ना, इनके साथ साथ आप इसमें क्या डाल दो, केचुए, जिनको बोलते हैं अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म डाल दो। अब ये क्या करेंगे, जो इसकी कंपोस्ट यानी कि ये सड़ रहे हैं ना, कंपोस्ट हो रहे हैं ना, कंपोस्ट हो रहे हैं, कंपोस्टिंग हो रही है ना इनकी, अब कंपोस्टिंग की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, मतलब जल्दी जल्दी कर देते हैं। यदि इसमें केचू डाल दी, अर्थवॉर्म डाल दी, तो ये कंपोस्ट की जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो मैन्योर जल्दी बन जाएगा। तो उस वाली प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। यदि इसमें केचू डाल दी तो वर्मी कंपोस्ट, केचू नहीं डाले, नॉर्मली इसको सड़ने के लिए, कंपोस्ट होने के लिए छोड़ दिया गया, तब इसको बोलते हैं सिर्फ कंपोस्ट। ओके, ये कंपोस्ट बना लिया, अब इसको डालोगे आप खेत में, कौन से में, चने के खेत में नहीं, सारे खेत में। ये मैन्योर डाल दिए, मैन्योर। अब दूसरे टाइप का, ये फर्स्ट टाइप का मैन्योर था, उसका नाम क्या था, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरे टाइप के मैन्योर होते हैं ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं बच्चों, कि जैसे जो भी आपको फसल उगानी, क्रॉप प्रोडक्शन करना है, जैसे गेहूं की खेती करनी, तो गेहूं की खेती करने से पहले आप कुछ और प्लांट की खेती करोगे, जैसे कि सनएम्प और ग्वार। ये ग्वार, सनएम्प और ग्वार, सनएम्प को ग्वार बोला जाता है बच्चों, सनएम्प का मतलब ग्वार होता है। ये अपने खेत में लगा दोगे, फिर उसके बाद इन खेत में ये पौधे लगा दिए, इनको तोड़ दो। अब ये खेत में पौधे लगा दिए, इनको ट्रैक्टर की हेल्प से या किसी की हेल्प से तोड़ दो और इनको वहीं पड़े रहने दो, खेत में पड़े रहने दो। तो ये कुछ टाइम के बाद, सड़ने के बाद अपने आप मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने आप यानी कि खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब खाद ही हो गया ना मैन्योर मतलब। यदि इस टाइप की जो मैन्योर होता है उसको बोलते हैं ग्रीन कंपोस्ट, उसको बोलते हैं ग्रीन कंपोस्ट। तो ग्रीन कंपोस्ट में क्या करते हैं कि जो फसल अपने को उगानी है उससे पहले कुछ प्लांट लगाए जाते हैं, जैसे ग्वार वगैरह के पौधे लगा दिया, अब इसको उसी में मल्च कर दो। मल्च का मतलब होता है उसमें पीस पे डाल दो। पीसना कैसे, ट्रैक्टर चला दो इसके ऊपर, या फिर उसको हाथ से खोद के पूरे खेत में बिखेर दो। उससे क्या होगा, यही खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो प्लांट है ना, ये खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर आराम से मजे से अपनी फसल होगा। और ये ग्रीन मैन्योर क्या प्रोवाइड करता है, मेनली प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस यानी कि एन एंड पी, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब आती है दूसरी टाइप मैन्योर हो गया। एक तो ये पढ़ क्या रहे हैं, कभी मत भूल जाना, मकसद नहीं भूल जाना, ये अपन पढ़ रहे हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के तरीके, सॉइल की न्यूट्रिएंट्स कैसे बढ़ाए जाए। तो फर्स्ट वाला प्रोसेस तो था मैन्योर यूज़ करके। मैन्योर भी दो टाइप का मैंने बता दिया, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, और दूसरा बता दिया ग्रीन मैन्योर। अब दूसरा न्यूट्रिएंट्स ऐड करने का तरीका होता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर बच्चों केमिकल होते हैं, ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल बनाए जाते हैं बिल्कुल फैक्ट्री में, आर्टिफिशियल तरीके से इन केमिकल्स को बनाया जाएगा। और ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीन चीज़ें ये फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या करते हैं, गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि लीव हो गई, ब्रांच हो गई, ये सारी चीज़ों की ग्रोथ अच्छे से कर देते हैं, और जिससे कि हाई यील्ड मिलती है अपने को, मतलब जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। जितने गेहूँ पहले मिल रहे थे, फर्टिलाइजर यूज़ करोगे तो ज़्यादा गेहूँ मिलेंगे। बट ध्यान क्या रखना चाहिए, इनकी प्रॉपर डोज देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा डोज दे दी, तो कई बार ज़्यादा डोज दे देगा ना फर्टिलाइजर की, प्लांट जल भी सकते हैं बच्चों। इनकी प्रॉपर टाइम पे डोज देनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पे इनको छिड़काव करना चाहिए, और ध्यान रखनी चाहिए इनकी प्रीकॉशंस, और प्रीकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, तो कई बार ये ह्यूमन बींग को हार्म कर सकते हैं बच्चों, ह्यूमन बींग को हार्म भी कर सकते हैं। मतलब प्लांट में ज़्यादा आ गए ना, ये ज़्यादा मात्रा में प्लांट ने इनको सोख लिया, तो क्या हो जाएगा, हार्मफुल भी होते हैं। कई जानवर होते हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो एक्सेस अमाउंट में नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि जैसे आपने न्यूट्रिएंट डाले और आपने क्या किया, खेत की इरिगेशन यानी सिंचाई करी, तो सिंचाई की वजह से क्या होता है, पानी के साथ साथ बह जाते हैं। ये बह जाएंगे, यदि किसी वाटर रिसोर्स में चले गए तो वहाँ पे क्या है, केमिकल ही तो है, उन पानी को पी लिया अपन ने, तो वो भी नुकसान करेंगे, ध्यान रख रहे हो। अब देखो, यदि मैन्योर और फर्टिलाइजर को कंपेयर करें तो फर्टिलाइजर की वजह से जो ग्रोथ होती है ना वो ज़्यादा होती है, क्योंकि मैन्योर तो नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहे हैं, तो ये फर्टिलिटी बढ़ाएंगे भी, तो धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं लैंड की। जबकि ये क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो चीज़ की जरूरत होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इन सबको ये डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं, तो इनसे जो अपने को यील्ड मिलेगी वो तो ज़्यादा मिलेगी। बट याद रहे ये क्या है, केमिकल है, तो ये क्रॉप को धीरे धीरे खराब भी करते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, इन दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। मैन्योर भी यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, बट जितना हो सके मैन्योर से काम चलाने की कोशिश करनी चाहिए। फर्टिलाइजर क्योंकि लैंड की धीरे 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 एक बार तो आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, मतलब जो भी आप चाहते हो फसल, और उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी इसकी वजह से कम भी हो सकती है, सॉइल की फर्टिलिटी आगे कम भी हो सकती है, क्योंकि सॉइल को हार्म करते हैं कौन, फर्टिलाइजर्स। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया है नया, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, नो यूज़ और लो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब इसमें या तो ये फर्टिलाइजर बिल्कुल यूज़ नहीं किए जाएंगे, या फिर इनका कम से कम यूज़ किया जाएगा। तो क्या यूज़ किया जाएगा, फिर मैन्योर यूज़ किया जाएगा वहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी भी कम कर देते हैं कौन, फर्टिलाइजर्स। नाम तो फर्टिलाइजर्स है, और धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी कम करेंगे। दूसरा, ये केमिकल्स होते हैं तो हार्मफुल भी होते हैं, इसीलिए अब नया कॉन्सेप्ट आया है कि इनको जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करो। इसी टाइप की खेती को बोला जाता है क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ किया गया। ऑर्गेनिक चीज़ में मैन्योर हो सकता है, रिसाइकिल फार्म वेस्ट हो सकता है, बायो एजेंट जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना, उनसे बायो फर्टिलाइजर तैयार किए जाते हैं। नीम की पत्तियाँ, टर्मरिक और ये सारी चीज़ें होती हैं, इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनका यूज़ कैसे किया जाता है, नीम की पत्तियाँ क्या होती हैं, जैसे कि फूड को स्टोरेज करना है आपको, फूड को स्टंकी में रखना है, तो इसमें नीम की पत्तियाँ रख दो आप शुरू में, तो इसकी वजह से क्या है, इनमें पेस्ट वगैरह नहीं आएंगे, मतलब ये इनको गेहूँ जल्दी से खराब नहीं होते, गेहूँ खराब नहीं होंगे। आपने देखा भी होगा कि घर में टंगी हुई, कभी देखा हो आपने, तो देखना यदि घर पे कोई आपके गेहूँ ला के एक साथ रखे हो, तो आप नीम की पत्तियाँ रख देती हैं आपकी मम्मी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये बायो पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं, जितनी पेस्ट आएंगे उनको मारने का काम करते हैं कौन, ये नीम की पत्ती। और क्या तरीके हो सकते हैं, और क्या तरीके होते हैं अपनी फसल को बताने के लिए, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो देखो,
फर्टिलाइजर का यूज हुआ। अपने को क्या कर रहे हैं, अपन कर क्या रहे हैं, मकसद भूल जाते हैं यार। तो मकसद अभी अपन क्या करने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ना। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना क्यों, ताकि प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके और यील्ड अच्छी मिल सके। अब देखो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये बता दिया। और न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या किया जाता है, एक तो मैन्यूर का यूज़ किया जाता है, दूसरा फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें बता दी। मतलब न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट तो हो गया क्रॉप प्रोडक्शन में। और दूसरा जो है, दूसरा जो फैक्टर है वो इरीगेशन। इरीगेशन आपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो दे दिया, पर पानी नहीं मिला फसल को, तो फसल ग्रो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि पानी भी तो चाहिए, क्योंकि पानी से भी एक न्यूट्रिएंट्स, पानी से भी अभी बताया था न्यूट्रिएंट मिल रहा है, कौन, हाइड्रोजन, वो भी तो एक न्यूट्रिएंट है, वो मिल रहा है। और प्रॉपर देखो ज़्यादातर खेती जो है इंडिया में किस पे डिपेंडेंट है, मानसून पे डिपेंडेंट है। जितना अच्छा मानसून होगा और उतनी अच्छी खेती होगी। बट क्या होता है, मानसून तो वेरी कर सकता है। आजकल तो क्लाइमेट कंडीशन इतनी चेंज हो चुकी है बच्चों कि मानसून का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश हो रही है कब नहीं हो रही है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो मानसून का ध्यान रखते हुए क्या होता है, प्रॉपर उसको क्या पानी मिल सके किसी भी फसल को, किसी भी क्रॉप को, इसके लिए क्या होता है, इरीगेशन किया जाता है। मतलब टाइम टू टाइम इनको पानी दिया जाता है। पानी दिया जाता है ना, आपने देखा हुआ कि नहीं बताओ बच्चों, शहर के बच्चों, ओ शहर के बच्चों, तो इरीगेशन किया जाता है, मतलब पानी दिया जाता है टाइम टू टाइम। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वेल तरीका होता है, वेल बहुत अच्छा तरीका, वेल मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ पे कुआं को बोला जाता है वेल। तो वेल होते हैं दो टाइप के, डग वेल और ट्यूब वेल। डग वेल में क्या, कुआं खोद दिया आपने, वहाँ से पानी निकाला और पानी निकाल के खेत में दे दिया, पानी को दे दिया खेत में। वही चोरी गेहूं के खेत में कोई गेहूं उठा के ले गया आपके, वही सोरी चने के खेत में, किसी की चोरी हो गई, चने उठा लेगा कोई, चने ले गया बच्चों आपके कोई। तो क्या किया आपने, डगवेल मतलब कुआं खोदा, उससे पानी दिया, ये तरीका होता है इरीगेशन का। दूसरा तरीका ट्यूबवेल होते हैं आजकल सब जगह। ट्यूबवेल में क्या करते हैं, गड्ढा खोदा, उसमें एक ट्यूबवेल यानी कि उसमें पंप लगा दी, वाटर पंप लगा दी, वो पानी खींचेगी और आपका पूरे खेत में पानी दे देगी। तो वेल का ये पानी देने का एक तरीका तो ये होगा। दूसरा होता है कैनाल के थ्रू पानी देते हैं। इसमें क्या होता है, कैनाल को किसी रिजर्वायर से या फिर नदी से जोड़ा जाता है। तो कैनाल में पानी आता है, उस नदी से कैनाल पानी आता है और कैनाल को डिवाइड कर देंगे बहुत सारे पार्ट में। तो जहाँ पे भी कैनाल की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी, वहाँ पे कैनाल के थ्रू पानी दे देंगे। तो दूसरा इरीगेशन का सिस्टम होता है कैनाल, पहला वेल, दूसरा कैनाल, थर्ड होता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। यदि आपके खेत के आसपास नदी बह रही है तो रिवर से डायरेक्ट पानी काटा अपने खेत में और पानी दे दिया। यहाँ पे कैनाल वगैरह नहीं होती है, वहाँ पे क्या होता है, रिवर लिफ्ट सिस्टम होता है, रिवर से पानी लिया और अपने खेत में दे दिया। फोर्थ जो प्रोसेस होता है वो टैंक, वाटर के टैंक बना दो, बड़े बड़े रिजर्वायर जिनको बोलते हैं, और रिजर्वायर के हेल्प से पानी की जब जरूरत है तो टैंक से पानी दे दिया। और क्या कर सकते हो आप, वाटर शेड या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि बरसात के दिनों में पानी को स्टोर करके रख लो और जब खेत में इरीगेशन की जरूरत हो तो यहाँ से पानी उठा के दे दो। वाटर सेट यानी कि ऐसे स्लोप बना दो, स्लोप बनाओगे तो जो पानी पड़ेगा तो जाके खेतों में चला जाएगा। स्लोप बना के चेक डैम्स बना सकते हैं, ग्राउंड चेक डैम्स बनाते हैं। तो इनसे क्या हुआ, वाटर लेवल इंक्रीजमेंट के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का दूसरा क्या तरीका होता है कि आपने यहाँ पे ग्राउंड वाटर रख लिया ना, ग्राउंड वाटर स्टोर कर लिया, तो इससे क्या हुआ, वाटर लेवल आसपास के जो कुओं में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है ना धीरे धीरे धरती सोख लेगी और ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ा देगी। चेक डैम्स वगैरह बना दो, इससे भी ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है। समझ आया। थर्ड होता है क्रॉप। अभी अपन ने देखो अभी पढ़ के आ रहे हैं, वापस मकसद मत भूल जाना बच्चों। अपन पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उसमें जो फर्स्ट पढ़ा था वो था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तरीके क्या क्या बताए, मैन्योर वाला तरीका बताया, दूसरा तरीका बताया फर्टिलाइजर वाला। मैन्योर के भी दो टाइप बताए, एक कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, और दूसरा बताया ग्रीन मैन्योर। ठीक है। दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो तरीका था वो था अपना इरीगेशन, यानी सिंचाई करना। ओके। थर्ड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो तरीका बता रहा हूँ मैं अब, क्रॉपिंग पैटर्न, इनका यूज करके भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट बढ़ाया जा सकता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं तीन टाइप के, एक होते हैं मिक्स क्रॉपिंग, एक होता है इंटर क्रॉपिंग, और थर्ड होता है बच्चों मिक्स क्रॉपिंग। तो आप समझ ही सकते हो कि क्या होता है मिक्स क्रॉपिंग, मतलब दो या दो से टाइप की जो, एक होता है क्रॉप रोटेशन, थर्ड तरीका जो होता है क्रॉप रोटेशन। तो तीन तरीके होते हैं। मिक्स क्रॉपिंग में क्या करते हैं अपन, दो या तीन डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप होती है उनको एक साथ उगा देते हैं रैंडमली। जैसे अपने हाथ में बीज ले लिए, किसी भी तरीके के ले लिए, जैसे कि मेनली जो साथ साथ में उगाई जाती है फसलों के नाम बता रहा हूँ, वीट प्लस ग्राम, या फिर वीट प्लस मस्टर्ड मतलब सरसों, वीट मतलब गेहूँ, और वीट मतलब गेहूँ, और ग्राम मतलब चना। गेहूँ मस्टर्ड, इन सबको आपस में उगाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, दोनों के बीज हाथ में लिए, और यहाँ फिर तीसरी चीज़ होती है ग्राउंड नट प्लस सनफ्लावर, इन दोनों को एक साथ उगाया जा सकता है। मतलब क्या किया, दोनों के मिक्स हाथ में बीज लिए, वीट के ग्राम के हाथों में, और एक साथ फेंक दिया रैंडमली, कहीं पे वीट हो रहा है, कहीं पे ग्राम हो रहा है। तो इस मिक्स क्रॉपिंग से फायदा क्या होता है, इसमें एक टाइप का इंश्योरेंस मिल जाता है आपको। क्या इंश्योरेंस मिल जाता है, ये इंश्योरेंस मिल जाता है बच्चों, ये इंश्योरेंस मिल जाता है आपको कि एक फसल खराब भी होगी तो दूसरी तो सही रहेगी, ये भाई इसमें कोई पैटर्न वगैरह नहीं होता। जैसे एक पौधा यहाँ पे गेहूँ का लगा हुआ है, इसके साथ में दूसरा पौधा चने का ग्राम का, फिर गेहूँ का, फिर चने का, ऐसे रैंडमली लगे हुए। दूसरा होता है इंटर क्रॉपिंग का क्या तरीका होता है, इसमें पूरा, जैसे ये पूरा खेत है आपका, ये खेत है, तो इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे करके। इस वाले पूरे एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अभी जो मार्क कर रहा हूँ, इसमें लगा दिया आपने गेहूँ, और फिर ये पूरी क्यारी कंप्लीट हो गई, ये पूरे यहाँ तक का एरिया कवर हो गया। अब दूसरा जो एरिया इधर वाला, इसमें आपने लगाए चने, फिर इस वाले एरिया में गेहूँ, फिर चने। मतलब इंटरक्रॉपिंग में एक प्रॉपर डिफाइनेड पैटर्न में फसलों को उगाया जाता है। इसमें कुछ रोज होंगी एक टाइप की फसल की, अदर रोज होंगी कुछ दूसरी टाइप की। इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, सोयाबीन प्लस मेज़, सोयाबीन प्लस मक्का, या फिर बाजरा
प्लस लोबिया, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। अब फसल सेलेक्ट ऐसे करनी है आपको जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, मतलब एक टाइप के न्यूट्रिएंट को यदि ये कंज्यूम कर रही है गेहूं की फसल, तो ये दूसरी जो फसल है ना वो सेम न्यूट्रिएंट को कंज्यूम ना करे, दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करे। इससे क्या फायदा होगा कि एक टाइप का न्यूट्रिएंट ये पूरी खा गई तो दूसरे टाइप का न्यूट्रिएंट इसके यूटिलाइज आ जाएगा, तो सबको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे। और दूसरा फायदा ये होगा कि यदि यहाँ पे कोई जैसे पेस्ट वगैरह तो कीड़े वगैरह कोई लग जाता है एक क्रॉप में, तो वो कीड़े करते क्या है कि जैसे एक कीड़ा एक ही टाइप की फसल को खाता है बच्चों, एक कीड़ा जो होता है पर्टिकुलर वो एक टाइप की फसल को खाता है। अब देखो जैसे कीड़ा यहाँ पे लग गया, अभी इस वाली फसल को खराब कर दिया, बट इसके साथ में तो दूसरी फसल है ना, जैसे यहाँ पे गेहूं था या चना, गेहूं चना का कॉम्बिनेशन यूज नहीं किया जाता। मैंने जो दिए थे ना एग्जांपल, वो ये वाले सोयाबीन और मेज और बाजरा और लोबिया, ये सब कॉम्बिनेशन यूज किए जाते हैं इंटरक्रॉपिंग में। तो इनमें से मान लो एक सोयाबीन है एक मेज है, एक सोयाबीन है एक मेज। अब क्या होगा, जैसे सोयाबीन वाला कीड़े ने सोयाबीन खराब कर दी, बट उसके पास में तो मेज है ना, तो मेज को नहीं खाएगा क्योंकि एक तरह का जो पेस्ट होता है वो एक ही टाइप की फसल को खाता है, तो साइड वाली फसल को क्या, तो मतलब ये आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फसल बच जाती है। थर्ड जो मेथड मैंने बताया जो इंटरक्रॉपिंग हो गए, थर्ड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या हुआ, जैसे एक पर्टिकुलर सीजन में एक टाइप की फसल आपने बोई सो करी, दूसरे में दूसरी, जैसे 4 महीने के लिए गेहूं, फिर उसके बाद गेहूं के बाद दूसरा बाजरा वगैरह बो दिया, मतलब क्रॉप रोटेशन कर देगा। ऐसा नहीं कि हर बार गेहूं की खेती कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा क्या बच्चों, जैसे कि गेहूं को न्यूट्रिएंट चाहिए वो अलग टाइप के चाहिए, तो गेहूं ने यदि वो उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स सोख लिए जमीन से ले लिए, तो यदि वापस गेहूं उगाओगे तो वो न्यूट्रिएंट्स उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएंगे ना। इसलिए आप दूसरी फसल लगाओ जिसको जो गेहूं के न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं चाहिए, दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट चाहिए। उससे क्या होगा कि जब तक जो दूसरे टाइप की फसल उग रही होगी तब तक गेहूं वाले न्यूट्रिएंट सॉइल में वापस बन जाएंगे। कहाँ से बन जाएंगे, आप मैन्योर यूज करोगे, फर्टिलाइजर यूज करोगे तो वापस मिल जाएंगे ना उसको, उस टाइप के जो चाहिए जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो वापस बन जाएंगे। इसलिए क्रॉप रोटेशन करना अच्छा रहता है, जैसे कि जो कि अच्छी तरह से आपको यील्ड चाहिए तो। और इरिगेशन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, मॉइस्चर कंडीशन पे, वेदर कंडीशन पे, इरिगेशन की कंडीशन पे, इस टाइप से आप क्रॉप रोटेशन कर सकते हो। इससे क्या होगा, 2 और 3 टाइप की क्रॉप एक साल में उगाई जा सकती है। जैसे पहले 4 महीने एक, दूसरे 4 महीने, तीसरे 4 महीने में, 12 महीने में 3 टाइप की फसल आपने रोटेट करके उगा ली और सब फसल आसानी से उग भी रही। ओके, अब बात करते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। अभी तक अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने यही पढ़ा बच्चों, अभी तक अपन ने क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और थर्ड अपन पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। आपने फसल उगा ली बच्चों, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने फसल उगा ली, पर यदि आप उनको बचा नहीं पाए फसल को बच्चों, जैसे कि टमाटर की खेती तो कर ली पर टमाटर में लगे कीड़े, टमाटर हो गए खराब, या फिर आपने कहा टमाटर बिल्कुल बच गए पूरी तरह से सुरक्षित है, बट आपने उनको स्टोरेज हाउस में पहुंचा स्टोरेज करने के लिए, अब स्टोरेज हाउस में वो खराब हो गए तो भी आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो अपने को प्रोटेक्ट करके भी तो रखना है, उनको प्रोटेक्ट करके भी तो रखना है, तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट होता है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जो फसल को खराब कर सकती हैं, वीड्स, इनको बोलते हैं खरपतवार, वीड्स, इंसेक्ट्स होते हैं कई तरह के इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, और बीमारियां होती हैं बहुत सारी, ये सारी क्या कर सकती हैं, क्रॉप को खतरा पहुंचा सकती हैं। अब देखो जैसे कि खरपतवार में एक जैंथियम होता है, गोकरू बोलते हैं इसे, पेरेंथियम होता है, काजरवास बोलते हैं, ये साइपरनस रोथंडस होता है, मोटा बोलते हैं इसको। अब ये क्या होता है, ये खरपतवार है, यानी कि अपन को चाहिए तो गेहूं चाहिए था, बट साइड में ये भी उगाए, ये भी आए, इनका कोई यूज़ नहीं है, बस ये साइड में ऐसे ही उग गए। अब ये उगेंगे तो क्या करेंगे, ये करेंगे कॉम्पिटिशन, किस चीज़ के लिए, जगह के लिए। एक तो जगह गिर रहे हैं, यहाँ पे गेहूं का पौधा होना चाहिए, इन्होंने जगह के लिए करेंगे। और क्या क्या करेंगे, ये लाइट के लिए, फूड के लिए, यानी कि जो न्यूट्रिएंट इसको मिलने चाहिए थे वो न्यूट्रिएंट ये लेके चला जाएगा, तो न्यूट्रिएंट के लिए झगड़ा करेंगे। तो बच्चों ये झगड़ा चलते रहेंगे, इसमें झगड़े चलते रहेंगे, और ये कुछ काम के भी नहीं है, ये अपने को चाहिए भी नहीं। तो क्या किया जाना चाहिए, वीड को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, यानी कि वीड का कोई यूज नहीं, इनको हटा देना चाहिए। ओके, दूसरे होते हैं इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि फसल को हानि पहुंचाते हैं। इंसेक्ट को क्या करते हैं, इंसेक्ट कर सकते हैं ये रूट को, स्टेम को या लीफ को कट कर दें, ऐसा कर सकते हैं कि जड़ों को काट दें, स्टेम को काट दें, लीव्स को, पत्तियों को काट दें, इंसेक्ट ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जो प्लांट की पत्तियां होती हैं ना, उनमें जो फ्लूइड भरा रहता है, आपने देखा होगा कई पत्तियां एकदम सूख जाती हैं, वो हरी ना होकर पीली हो जाती हैं, या फिर ऐसा देखा होगा एकदम सूखी पत्तियां देखे होंगे आपने प्लांट में। उससे क्या होता है कि कोई ना कोई वहाँ पे इंसेक्ट होता है, वो क्या करता है, उस सेल को पी जाता है, वहाँ से पी जाता है एकदम पानी की तरह, तो वो पत्तियां सूख जाती हैं। थर्ड क्या हो सकते हैं, बोर बना देते हैं स्टेम और फ्रूट में, जैसे कि टमाटर में कीड़े यानी कि छोटे छोटे बोर बनाते हैं, होल बना देते हैं, और इससे टमाटर हो जाता है खराब, और ये टमाटर खराब हो गए, यानी कि अपनी जो हेल्थ है इनकी प्लांट्स की वो खराब हो गई। तो हम लोग इन 3 चीज़ों से इनकी रक्षा करनी है, वीड से, इंसेक्ट से और डिजीज से, कोई भी डिजीज़ नहीं हो जाए उसमें, इन चीज़ों से इनको बचाना होता है। तो इसके लिए अब क्या क्या कर सकते हैं, अब डिजीज़ की तो बात कर लेते हैं, पहले वीड की बात होगी, इंसेक्ट की बात होगी, थर्ड होगी डिजीज। तो डिजीज़ कौन कौन कॉज कर सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सारी चीज़ें। और ये ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होती है डिजीज, वाटर, सॉइल एंड एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है। ओके, तो इसके लिए क्या यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, यहाँ पे भी साइड लग रहा है, मतलब कहानी खत्म, इनको मारने की बात हो रही है। इंसेक्टिसाइड और फंजाई को मारने के लिए, साइड्स मतलब खेल खत्म, मारने, पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को मारने के लिए यूज, हर्बिसाइड मतलब हर को खत्म करने के लिए, इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को खत्म करने के लिए, और फंजीसाइड मतलब फंजाई को खत्म करने के लिए। इन सबको खत्म करने के लिए इन केमिकल का यूज़ किया जाता है, बट ध्यान रहे ये केमिकल है, आपने यूज़ तो कर लिया इनको मारने के लिए, बट क्रॉप में आप जैसे गेहूं की खेती में आपने पेस्टिसाइड डाल दिया, उसने पेस्ट तो मार दिया, बट वो उस केमिकल वहाँ पे लगा हुआ है, तो वो आपकी हेल्थ को भी हार्म पहुँचाएगा बच्चों, तो सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। और ये एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुँचा सकते हैं, मतलब इनको निकालना है, पर ध्यान रखना है कि इसकी वजह से अपनी हेल्थ को नुकसान नहीं बन जाए। तो इसीलिए दूसरा जो मेथड है ना वीड्स को हटाने का, वो मैकेनिकल मेथड है। मैकेनिकल मेथड क्या करते हैं अपन कि वीड जो खरपतवार है ना उसको
उसको हाथ से उखाड़ के फेंक देते हैं। दूसरा तरीका इनको वीड मैनेजमेंट का, वीड के मैनेजमेंट का क्या हो सकता है, प्रॉपर सीड प्रिपरेशन, प्रॉपर सीड प्रिपरेशन करें, टाइमली मतलब समय से बीज बो दें, इंटरक्रॉपिंग करें, क्रॉप रोटेशन करें, जिससे बीड कंट्रोल में रहेगी, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन से। और क्या तरीके हो सकते हैं, समर प्लोइंग कर दें, गर्मियों के दिनों में आपने खेत जोत के डाल दिया, और यहाँ पे खेत जोत के डालने के बाद और डीप गहराई तक उस खेत को डीप फ्लो कर दिया, जिससे क्या होगा, समर में जितने भी वीड वगैरह पेस्ट वगैरह हो गया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जमीन में तो रहते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, गर्मियों के दिनों में आपने फ्लो कर दिया खेत को। तो ठीक है ना बच्चों, ये हो गया क्रॉप प्रोटेक्शन। अब देखो ये तो प्रोटेक्शन हुआ है, अब खेत में फसल लगी हुई है तब, अब आपने क्या किया, खेत से फसल निकाल के स्टोरेज हाउस में ले गया, स्टोरेज हाउस में रख दिया आपने, तो वहाँ पे भी तो फसल हो सकती है, खराब हो सकती है। और वहाँ पे दो टाइप के फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, एक होते हैं बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर में आते हैं अपने नंबर 1 आ जाता है, वहाँ पे इंसेक्ट हो गई जो फसल को खा जाए, इंसेक्ट बायोटिक फैक्टर में। और दूसरा कौन सा होता है, फंजाई हो, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर, रोडेंट हो, रोडेंट जानते चूहे वगैरह तो फसल खाते हैं, रोडेंट, RODENT। दूसरे फैक्टर होते हैं अबायोटिक फैक्टर, जैसे कि वहाँ पे टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपको रखना चाहिए उससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर है तो भी फसल खराब हो जाएगी। दूसरा टेम्परेचर के अलावा दूसरा कौन सा हो सकता है दूसरा फैक्टर टेम्परेचर के अलावा ह्यूमिडिटी, यानी कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा है, जितनी क्रॉप को प्रॉपर चाहिए ना वहाँ पे उससे कम या ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो भी फसल खराब हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी का ध्यान और टेम्परेचर का भी ध्यान रखना चाहिए। अबायोटिक फैक्टर ये क्या करेंगे, पूरी फसल को खराब कर सकते हैं। इसकी इन सब फैक्टर की वजह से क्या क्या हो सकता है, क्वालिटी डिग्रेडेशन होगा। क्वालिटी डिग्रेडेशन कैसे होगा, लॉस इन वेट कम हो जाए फसल का, पुअर जर्मिनेबिलिटी, यानी कि यदि आपने बीज रखा है, बीज को जर्मिनेट होना है ना, अंकुरित होना है, तो वो जर्मिनेट होने की कैपेसिटी कम हो जाए तो भी वो सीड किसी काम का नहीं। डिस्कलरेशन यानी कि कलर खराब हो जाए उनका। फोर्थ क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से जो मार्केटिंग है ना वो खराब हो जाएगी, मतलब इसको बाजार में बेचने जाओगे तो कोई लेगा नहीं और आपको हो जाएगा नुकसान। इसीलिए अपने को प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर लेने चाहिए जब स्टोर करते हैं उस टाइम पे। तो इसके लिए आपने क्या करना चाहिए, पहले प्रॉपर यहाँ पे भी स्टोरेज हाउस है उसको प्रॉपर्ली क्लीन कर लेना चाहिए, अच्छे से ड्राई कर लेना चाहिए, सनलाइट की हेल्प से भी ड्राई कर लेना चाहिए, शेड में होना चाहिए, एकदम ढका हुआ रहना चाहिए। और फ्यूमिगेशन कर सकते हो यूजिंग केमिकल डेट किल्स पेस्ट। फ्यूमिगेशन मतलब एक धुआं छोड़ देते हैं, फ्यूमिगेशन में धुआं छोड़ देते हैं केमिकल का, जो कि वहाँ पे भी पेस्ट होंगे ना शुरू पहले से कोई पेस्ट वगैरह प्रेजेंट होंगे उनको मार देते हैं। तो ये होगा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। यहाँ तक आपका ये चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है दूसरा पार्ट, क्योंकि अपने बताया था कि शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो अपने को फूड कहाँ से मिल रहा था वो बताया था ना मैंने आपको। तो फूड कहाँ से मिल रहा था, फर्स्ट मिल रहा था प्लांट, दूसरा मिला था एनिमल। तो बच्चों एनिमल वाला पार्ट मैं नहीं पढ़ाने वाला, उसमें मुझे क्रूरता दिखती है मुझे, तो इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा। अब मैं प्लांट वाला पार्ट से पढ़ा रहा हूँ और एनिमल वाला आप अपने आप पढ़ लेना। तो बात करते हैं वापस, बात बहुत करती हो, चलो बात कर ही लेते हैं, आपकी बात नहीं मानती आज, बात कर ही लेता हूँ मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर को क्या करा देता हूँ, रिवाइज। कौन सा वाइज, रिवाइज। तो सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं अपन, बात ये कर रहे हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्स में इंप्रूवमेंट करना, फूड रिसोर्स में इंप्रूवमेंट करना ही क्यों, क्योंकि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा फूड चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लैंड जो कल्टीवेट करते हैं अपन वो लिमिटेड है, तो अपने को क्रॉप की यील्ड बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप अपने को प्रॉपर्ली इंप्रूवमेंट मिल सके। तो इंप्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए अपने को। तो 3 मेथड्स मेनली अपने पढ़े यहाँ पे, क्रॉप वेराइटी का मतलब क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और थर्ड है यहाँ पे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप वेराइटी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, ये 3 टाइप के मैनेजमेंट अपने को करने पड़े। क्रॉप वेराइटी मतलब जो सीड है ना, सीड जो बीज है उसको बनाने में अपन क्या क्या वेरिएशन कर सकते हैं ताकि अपने को डिजायर्ड प्लांट मिल सके। तो क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। या तो आप कर सकते हो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स क्रॉस करा दो, उससे जो सीड बनेंगे उनको यूज़ कर लो और उससे अच्छी फसल मिल जाएगी आपको, जिसमें 2 डिफरेंट क्वालिटी होंगी। ओके, दूसरा आप कर सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये तरीके मैंने बता दिया ना मैंने। और इसके क्रॉप को अभी मैं बताता हूँ वहाँ पे जाके। अच्छा, वैरायटी इंप्रूवमेंट से क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या मिलेगा, हाई यील्ड, क्वालिटी इंप्रूव होगी, बायोटिक रेजिस्टेंट होंगे प्लांट, मेच्योरिटी पीरियड कम होगा उनका, अडेप्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब डिफरेंट वेदर कंडीशन में आराम से हो पाएंगे, और जो एग्रोनॉमिक करेक्टर रिक्वायर होंगे वो हो जाएंगे इसमें। ठीक है, दूसरा पार्ट अपन ने पढ़ा यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है ना, तो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए एक मैन्योर आता है, एक फर्टिलाइजर आता है। न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं मैंने बता दी, 3 तरह से मिलते हैं न्यूट्रिएंट प्लांट को, एयर से मिलते हैं, एयर से कार्बन ऑक्सीजन मिलता है, और वाटर से हाइड्रोजन, और सॉइल से 13 टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उनमें 2 टाइप, उनको 13 टाइप को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है मैक्रो, एक माइक्रो। मैक्रो जिनकी जरूरत ज़्यादा अमाउंट में पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। जिनकी कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये सब न्यूट्रिएंट्स हो गए। और न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे मिलेंगे, मैन्योर से और फर्टिलाइजर से। मैन्योर 2 टाइप के होते हैं, एक कंपोस्ट या एंड वर्मी कंपोस्ट इसमें आ जाएगा, दूसरे होते हैं ग्रीन मैन्योर, ये मैन्योर के टाइप हो गए। फिर आते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में क्या होता है, ये डायरेक्टली जो चीज़ को जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह की, वो डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं फर्टिलाइजर। बट ध्यान रखना चाहिए फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये केमिकल है तो अपने को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन में यहाँ तक बात आई। क्रॉप प्रोडक्शन में फर्स्ट हो गया न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, दूसरा होता है इरीगेशन मैनेजमेंट, दूसरा हो गया इरीगेशन। तो इरीगेशन मतलब पानी देना, पानी देने के तरीके मैंने बता दिया। वेल हो सकता है, वेल 2 टाइप के होते हैं, डग वेल एंड बोरवेल या ट्यूबवेल जिनको बोलते हैं, ट्यूबवेल। सेकंड हो गया कैनाल्स यानी कि नहरों की मदद से। थर्ड हो सकता है रिवर लेफ्ट सिस्टम, रिवर से डायरेक्ट पानी। फोर्थ हो सकता है टैंक की मदद से। और फिर क्या क्या हो सकते हैं, वाटर शेड बना दो,
वाटर शेड बना सकते हैं, चेक डैम बना सकते हैं। ये वाटर शेड चेक डैम क्या करेंगे, जो वाटर लेवल है उस एरिया में इंक्रीज कर देंगे। तो ये हो गया। फिर क्रॉपिंग पैटर्न में इंप्रूवमेंट करके भी प्रोडक्शन में पैटर्न किस किस तरह के हो सकते हैं, मिक्सड, अरे बोलना बच्चे, मिक्सड, इंटरक्रॉपिंग और थर्ड है क्रॉप रोटेशन। ये सारी चीज़ मिक्स में मतलब रैंडमली 2-3 प्लांट को मिक्स कर दिया। इंटरक्रॉपिंग में डिफरेंट पैटर्न में एक में उगाया, डिफरेंट पैटर्न में एक, जैसे पूरा खेत है, इधर एक टाइप का प्लांट, इधर एक टाइप, इधर ऐसे उगाए। और मिक्स क्रॉप रोटेशन में पहले 3 महीने एक टाइप की खेती, दूसरे 3 महीने एक टाइप की, फिर अगले टाइप की, ऐसे रोटेशन कर देंगे। ठीक है, ये क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया। फिर लास्ट में आता है क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब खाना वाना सब हो गया प्रोटेक्शन वगैरह। अब प्रोटेक्शन भी तो करना है, तो प्रोटेक्शन किस किस चीज़ से करना पड़ेगा आपने को। थ्रेड्स क्या क्या है, वीड्स है यानी खरपतवार एक तो है, दूसरे इंसेक्ट है, पेस्टिसाइड, पेस्ट वगैरह इंसेक्ट है वहाँ पे, पेस्टिसाइड नहीं, पेस्टिसाइड तो पेस्ट को मारते हैं वो गए, पेस्ट को मारते हैं। और डिजीज कंट्रोल, डिजीज रहती है बहुत टाइप है, उनको कंट्रोल करना है। डिजीज कौन कौन कॉज कर सकता है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, और ये किसके थ्रू फैलते हैं, वाटर, सॉइल और एयर के थ्रू फैलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का डिजीज में प्लांट हो सकती है। क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या क्या करते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव वगैरह कर देते हैं। सब फ्लोइंग वगैरह, सब फ्लोइंग करने से क्या होगा मैंने अभी बता दिया था, सब फ्लो करोगे तो जिसकी वजह से नीचे जो भी छुपे होंगे ना पेस्ट वगैरह मर जाएंगे सनलाइट की वजह से। तो ये कर सकते हो आप। और जब स्टोरेज करना है आपको ग्रेन्स का, जब स्टोरेज करना है ग्रेन्स का, स्टोरेज करने के टाइम क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो मैंने बता दी। तो इस तरीके से आपका चैप्टर हुआ आधा खत्म, आधा आपको अपने आप पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं ना क्वेश्चन आंसर, तो मैं बता रहा हूँ इसके आज पर ध्यान रहे क्या कि इसके क्वेश्चन आंसर मैं वही बताऊंगा जो कि मैंने पढ़ाया है। इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है बच्चों कि मैं वो नहीं बताऊंगा जो कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये मैंने पढ़ा था, सीरियल से क्या क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं मेनली। पल्सेस से क्या क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है बच्चों। वेजिटेबल फ्रूट से मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। मेन क्या मिलता है, मिनरल है, विटामिन। वेजिटेबल फ्रूट से मिनरल, विटामिन मिलते हैं, साथ साथ में थोड़े बहुत अमाउंट में ये तीनों चीज़ मिलती है। हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप, बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। तो बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, जो लिविंग है, जैसे इंसेक्ट है, रोडेंट्स है, पेस्ट है, ये सारी चीज़ें ये बीमारी वगैरह फैलाते हैं और इसकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अबायोटिक फैक्टर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर वगैरह ये क्या कर देती हैं, ये भी कई तरह से उसको डैमेज कर देती हैं। फिर आता है अपने को जैसे क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, इनकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इन्फेक्शन ऑफ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है, पुअर जर्मिनेशन एबिलिटी, ये अभी मैंने बताया मैंने आपको, डीकलरेशन, पुअर मार्केट प्राइस, ये सब हो जाएगा इसकी वजह से, ये बता दिया अभी। व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताई थी, टॉलरेंस और ड्वार्फनेस बताई थी ना, किसमें टॉलरेंस रिक्वायर्ड है, किसमें ड्वार्फनेस रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें बता दी। व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब ज़्यादा अमाउंट में जिनकी जरूरत पड़ती है उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये सारे दे रखे हैं, ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। माइक्रो मैक्रो में अंतर होता है। मैक्रो कौन कौन से होते हैं, मैक्रो का नाम पता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और माइक्रो कौन कौन से होते हैं, माइक्रो पूछे नहीं, यहाँ पे बता रहा हूँ, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, ये सारे होते हैं माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे मिलते हैं। 3 तरीके मैंने बताए थे, 3 तरीके बताए थे। एयर से 2 टाइप के न्यूट्रिएंट मिलेंगे, एयर से 2 टाइप के न्यूट्रिएंट कौन कौन से मिलेंगे, बता रहे बच्चे, बता था, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। और वाटर से मिलेगा हाइड्रोजन, और ये तो है 3, और बाकी 13 मिलते हैं सॉइल से, और सॉइल से 13 मिलते हैं, वो भी 2, एक मैक्रो एक माइक्रो, ये मैंने भी बताया, अभी भी बताया। फिर आता है कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर का कंपैरिजन करो। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर का बता दिया मैंने, दोनों डिफरेंस क्या होता है, चैप्टर पढ़ाया है तो साथ साथ में बताया भी है, और ये यहाँ से आंसर दे भी सकते हो। मोस्ट बेनिफिट वाई, इनमें से क्या चीज़ करेगा किसान तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और क्यों। हाई क्वालिटी सीड यूज़ करनी चाहिए उसको, और इरीगेशन नहीं करना चाहिए। बताओ, ये तो बिल्कुल गलत है। उसको ऑर्डिनरी सीड यूज़ करनी चाहिए, बट इरीगेशन वगैरह अच्छे से करना चाहिए, ये भी अच्छा नहीं है। और उसको अच्छी क्वालिटी के सीड भी वो उगाए, इरीगेशन भी यूज़ करे और फर्टिलाइजर यूज़ करे, और क्रॉप प्रोटेक्शन भी मिले। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, मतलब वो सारे काम एक साथ करें तो उसको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। बाय प्रिवेंटिव मेजर एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड वी प्रीफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स, कौन कौन से जो मेथड है कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं और क्यों, ये सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ लो। बायोलॉजिकल मेथड क्यों यूज़ करे जाएंगे, उनसे क्या क्या हो जाएगा, पेस्टिसाइड होते हैं बहुत सारे, इंसेक्टिसाइड होते हैं, उनको छिड़काव कर दोगे तो ये मर जाएंगे। व्हाट फैक्टर मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज, कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए, ये लॉस होने के लिए, लॉस के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो 2 टाइप के फैक्टर होते हैं मेनली, अबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक लिविंग होते हैं, जो इंसेक्ट हो गए, रोडेंट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, और अबायोटिक मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें अबायोटिक में आ जाएंगी। फिर ये आ गया एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट, ये मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, ये मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊँगा बच्चों, ये आपको अपने आप पढ़ने हैं। डेयरी वाला नहीं बताऊँगा, ये नहीं बताऊँगा, ये नहीं बता रहा। अच्छा, वाई आर मैन्योर फर्टिलाइजर यूज इन प्लांट फीड, मैन्योर और फर्टिलाइजर को क्यों यूज़ करना चाहिए, ये आप बताओगे अपने आप, मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने पढ़ाया नहीं है। ओके, ये हाँ, ये तो पढ़ा ना मैंने फर्टिलाइजर, तो अभी बताया वो आप देख लेना उसमें से। इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के क्या क्या एडवांटेज होंगे, ये बता सकते हो ना, आराम से बता सकते हो ना बच्चों। क्या क्या कर देंगे, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देंगे, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया बढ़ा देंगे, और
दो टाइप की जो फसल है वो एक साथ उगाई जा सकती है, ये भी एडवांटेज होगा। जेनेटिक मैनिपुलेशन मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन मैंने बताया था वो क्या होता है, हेल्पफुल कैसे होता है मैंने बताया था। हाँ, इसका एग्जांपल जरूर याद रखना बच्चों, ये बीटी कॉटन वाला बहुत कॉमन एग्जांपल है। बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विच कैरीज bacterial genes that protect this plant from insect. These are used in plant like brinjal, cabbage, rice, cauliflower, maize crops to get protection from insect। देखो बीटी कॉटन एक कॉटन का टाइप है। कॉटन तो नॉर्मल उगाई जाती थी, पर उसमें क्या था कि उसमें वो बैक्टीरिया की वजह से जल्दी खराब हो जाती थी। तो इसमें जीन में मॉडिफिकेशन ऐसा कर दिया कि अब इसमें वो बैक्टीरिया आता ही नहीं, इसमें आता ही नहीं, तो इसको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो क्या हो जाएगा, ये अब बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट हो गई है। ठीक है, बीटी कॉटन। हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेज अकर, स्टोरेज कर दोगे तो ग्रेन लॉस कैसे होता है बता सकती हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दो यार। बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर बता देना कैसे कैसे होता है। हाउ डू, नहीं नहीं ये नहीं बनाना, ये मैंने बनाया नहीं, ये तो अपने आप देखने पड़ेंगे क्या क्या चीज़ होती है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज की सवाल यही समाप्त की जाती है। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय। और ये हाँ ये चीज़ बता दूँ, ये पढ़ लेना आप, एनुअल असेसमेंट वाला पार्ट पढ़ लेना, आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट यार मैंने तो बता दिया, अपना रीजन में नहीं पढ़ा। थैंक यू, बाय।